हम लोगों को पेशेंसली बहुत सारी बातें जानने की और समझने की है। पूना का जो जर्मन बेकरी कांड है और उसके आसपास बुना गया जो षड्यंत्र है, उसको समझना और जानना, इसके लिए ये विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है। देश भर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि देश में बम ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं, हो रहे नहीं, करवाए जा रहे हैं। और जो बम ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं उसके बारे में देश का जो मीडिया है, इस देश में शैतानों के बहुत सारे चेहरे हैं, उसमें मीडिया बहुत बड़ा शैतान है। और इस देश का जो मीडिया है वो अपने आप को निष्पक्ष शो करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो तरीका अपनाते हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं, और बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में बोल रहे हैं, वो भी हम दिखा रहे हैं, देखो हम लोग निष्पक्ष है। ये जो, क्योंकि बेनिफिट कांग्रेस को हो या तो फिर बीजेपी को हो, और दोनों से लोग परेशान हो तो केजरीवाल को हो। केजरीवाल हरियाणा का हिसार जिले का गांधी के जाति का बनिया है। मतलब गांधी के जाति का वैश्य है, तो अगर कांग्रेस से परेशान है, बीजेपी से परेशान है, तो उन्होंने द्विज को, एक द्विज आदमी को खड़ा कर दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 15% वोट पड़े थे, तो उन्होंने सोचा अगर बहुजन समाज पार्टी को 10% वोट अगर ऐड हो जाता है, शायद हो सकता है कि ये सरकार जो इन लोगों के हाथ में आ जाए। पहले ही सरदर्दी साली यूपी में बनी हुई है, तो एक सरदर्दी और दिल्ली में डेवलप हो सकती है। अगर 25% नहीं, अगर 20% हो जाए और 8-9 एमएलए अगर मान लो कांग्रेस के बजाय 8-9 एमएलए बीएसपी के आ जाते, तो मुख्यमंत्री उनका बनाना पड़ता। मैं आप लोगों को बात समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये उन लोगों का जहन है, उन लोगों का प्लानिंग है कि ऐसा हो सकता है, इसको रोका जाए। तो द्विज के एक तीसरे आदमी को उन्होंने लाया। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव होता था तो एक तो बीजेपी को दिखाते थे, कांग्रेस को दिखाते थे, और सारा मीडिया आम आदमी पार्टी को दिखाते थे। बस 3 चेहरे दिखाते थे। अगर यह दिल्ली का कोई आदमी यहां है, दिल्ली में तो मैं चूंकि बार बार जाते रहता हूं, इसलिए हमारे पास उसके दस्तावेजी प्रमाण है। तो इस देश में शैतानों के बहुत सारे चेहरे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा मीडिया का है। ये जो मीडिया है, इस मीडिया को मैं ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम मानता हूं। बनिया इसका मालिक होता है और ब्राह्मण इसका एडिटर होता है। देखो, ये जो जैन बनिया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक है, और उसका जो एडिटर इन चीफ है दिलीप पटगांवकर, ये पूना का हमारा ब्राह्मण है। आपके यहां जागरण एक समूह है, ये नरेंद्र मोहन नाम का जो बनिया है, यहां उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, हमारे जफरुल इस्लाम साहब जानते होंगे, और हमारे लखनऊ के जो साथी हैं वो जानते हैं। ये नरेंद्र मोहन जो वैश्य है उसका है, और शायद अमर उजाला जो है ये भी
कोई अग्रवाल नाम का वैश्य है, उसका है। और टाइम्स ऑफ इंडिया जानते हो, उसके बाद हिंदुस्तान जो है ये बिड़ला का है, ये राजस्थान के मारवाड़ी का है। और जो गोयंका का एक्सप्रेस ग्रुप है ये भी राजस्थान का मारवाड़ी है। मुझे लगता है हम लोगों को, मैं नाम के साथ इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोगों के मन में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, निसंदिग्ध हम लोगों को बात को समझना होगा। ये जो मीडिया है, देश में बम ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं, और ये जो बम ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं, मीडिया वाले इसका प्रचार कर रहे हैं कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। आज तक पता नहीं है ये इंडियन मुजाहिदीन, एक शब्द है मुजाहिदीन, शायद मुजाहिदीन अरेबिक शब्द लगता है, या पर्शियन हो सकता है, या उर्दू हो सकता है, और इसका मीनिंग शायद मिलिटेंट हो सकता है। क्या मिलिटेंट? वॉलंटियर्स, अच्छा, स्वयंसेवक। तो इस तरह से इंडियन मुजाहिदीन, अगर इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन वॉलंटियर्स, अगर उसको ऐसा माना जाए तो ये इंडिया की स्वयं स्फूर्त होकर सेवा करने वाला ऐसा शब्द निकलता है। साला आतंकवाद का तो शब्द नहीं निकल रहा है इसमें से। मगर वो लोग इंडियन मुजाहिदीन ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं कि ये आतंकवादी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं इंडियन मुजाहिदीन के लोग करवा रहे हैं। अब ये घटनाएं इंडियन मुजाहिदीन के लोग करवा रहे हैं, ऐसा प्रचार इस देश का जो मीडिया है वो करवा रहा है। परंतु मेरा मानना है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का हाथ नहीं है। जो मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है, मैं उसके आधार पर यह बात कर रहा हूं। पूना का उदाहरण ले लीजिए, हिमायत बेग का उदाहरण ले लीजिए। हिमायत बेग जिस दिन जर्मन बेकरी कांड हुआ, उस दिन वो फिजिकली औरंगाबाद में था, और यह बात स्टिंग ऑपरेशन में साबित हो गई है। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये भी थोड़ा आप लोगों को समझो। पुलिस के लोगों ने, एटीएस के लोगों ने फर्जी तौर पर हिमायत बेग के विरोध में या किसी भी इनोसेंट मुस्लिम नौजवान के विरोध में अगर गवाह देने के लिए कोर्ट में खड़ा करना है, तो उनको जिस तरह से नाटक में अभिनय करने के लिए तालीम दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से गवाही देने के लिए उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद में उनके द्वारा गवाही दिलवाई जाती है। तो जो आदमी है वो सही और सही गवाह नहीं है, उससे झूठ बात बुलवाई जा रही है। तो आदमी का जो कॉन्शियस होता है ना, एक तो कॉन्शियस उसके निगेटिव होता है। एक बात आप लोगों को बहुत मनोवैज्ञानिक बात आपको समझा रहा हूं। जो इनर वॉइस है उसकी ये उसका जो कॉन्शियस है वो उसके विरोध में होता है। मनोविज्ञान आपको बता रहा हूं। और जो आदमी अंदर से विरोध में होता है वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं जैसे ही मौका मिलता है वो ये बात बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह से ये बात उन्होंने बोलना शुरू किया होगा, और ये जानकारी किसी जानकार आदमी को मिली होगी। एक पत्रकार जो तहलका का पत्रकार था पहले का, खेतान नाम का, उसने उनके साथ इसी तरह से चर्चा करने की कोशिश की। जिसको कोर्ट में झूठ बुलवाया गया उसके साथ वो चर्चा करता रहा। अब जिसके साथ वो चर्चा करते थे उन लोगों को मालूम नहीं था रिकॉर्डिंग हो रहा है। स्टिंग ऑपरेशन उसको बोलते हैं। आप लोगों को स्टिंग ऑपरेशन समझाया जाए इसलिए बता रहा हूं। वो अगर हो सकता है कि यदि उनको मालूम हो जाए कि ये रिकॉर्डिंग किया जा रहा है तो वो ना बोले।
ये खेतान को भी मालूम है कि ये कैमरे के सामने शायद बोलने के लिए राजी नहीं हो सकते, इसलिए उनको मालूम ही नहीं है कि वो कोई सच्चाई बयान कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में उनसे बुलवाया गया, उनसे बहुत फ्रेंडली में बुलवाया गया और उसको रिकॉर्ड किया गया, वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि आजकल इस तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो सामने वाले आदमी को दिखाई नहीं देते हैं मगर रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड हुआ, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हिमायत बेग के विरोध में पुलिस वालों ने, एटीएस वालों ने हम लोगों को किस तरह से ट्रेनिंग दी हिमायत बेग के विरोध में गवाही देने के लिए। औरंगाबाद का वो आदमी जिसके साथ बम ब्लास्ट के दिन हिमायत बेग वहां औरंगाबाद में था, उस आदमी को भी उन्होंने डरा धमका कर ऐसा किया, मगर वो कोर्ट में जाकर बदल गया। जैसे ही कोर्ट में जाकर बदल गया तो जो जज था वो जज ने उस व्यक्ति को हॉस्टाइल घोषित कर दिया। जज भी शामिल हो गया उसमें, उस बदमाशी में। ये जो बदमाशी चल रही देश में, उस बदमाशी में जज भी शामिल हो गया। मैं तो कहता हूं ये तो शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो इनसे 10, 20, 50 गुना बदमाश है। और मेरे से ज्यादा उन लोगों की बदमाशी कोई नहीं जानता। राजा साहब जानते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विरोध में 2.5 घंटा तक सबूत के साथ बोलता हूं, और मेरे पास में इसमें सबूत है, दस्तावेजी सबूत है। और मैं पिछले 10-15 साल से बोल रहा हूं, और मैं ऐलानिया बोलता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं, ऐलानिया कर रहा हूं, मुझे अरेस्ट करो, कोई नहीं कर रहा। राजा साहब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, मैं ऐलानिया कह रहा हूं, मेरे को कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। मुसलमानों के इनोसेंट लड़कों को अरेस्ट किया जा रहा है, मेरे को कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। मैंने बहुत दिन सोचा था ना, मेरे को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो फिर मैंने इतिहास का अभ्यास किया तो पता चला कि गांधी जी इसी तरह से कानून का उल्लंघन करते थे, अंग्रेज उनको अरेस्ट करते थे, जेल में डालते थे, तो गांधी जी के प्रति जनता की सहानुभूति बढ़ते जाती। गांधी जी जितने बार जेल गए सहानुभूति बढ़ती गई और गांधी जी महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे, गांधी जी महान नहीं थे, अंग्रेजों ने उनको महान बनाया। अगर गांधी जी की तरह मुझे भी वो जेल में डालते, मैं भी महान हो जाता। और गांधी जी जब महान हो गए तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा चले जाओ, भारत छोड़ के चले जाओ। तो उनको डर लगता है कि वामन में इस्लाम अगर गांधी की तरह बड़ा हो गया तो। उस समय ब्राह्मणों का राज, अंग्रेजों का राज था, अभी ब्राह्मणों का राज है। अगर वामन में इस्लाम ने चले जाओ शुरू कर दिया तो वो ऐसा सोचते हैं, उनको ऐसा डर लगता है साला ऐसा भी हो सकता है। और अभी मुझे आरएसएस के भागवत का एक फोटो मेरे पास मिला, वो विदेश में जाकर के उनको कहा, उधर यूरेशिया में जाकर कहा, यूरेशिया के जो मोरुआ जाति के लोग हैं उनको जाकर कहा, भाई तुम और हम भाई भाई है, हजारों साल पहले हम लोग उधर भारत में चले गए थे। फोटोग्राफ है मेरे पास में, क्योंकि हम उनके पीछे पर लगे हुए। ब्राह्मण मुसलमानों के पीछे लगे हुए, हम ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए। ब्राह्मण मुसलमानों को डरा रहे, हम ब्राह्मणों को डरा रहे हैं, ब्राह्मण हमसे डर रहे। मुसलमानों को ये पता नहीं है, इस बात का इल्म नहीं है। अगर ब्राह्मण किसी को डरता है, मैं आपको बताता हूं, अरुण शौरी कितना बदमाश पत्रकार था। ये पत्रकार लोग, इस्लाम साहब है बहुत बदमाश पत्रकार था। ये पुणे गया और बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में एक सेंटेंस बोला, तो लोग वहां से सीधे स्टेज पर चढ़ गए और उसके मुंह को काला लगाया और वो सारा कार्यक्रम जो है वो खत्म कर दिया। तो पुणे के ब्राह्मणों ने उनको होटल में लेके गए और अरुण शौरी को कहा, तुम एक दिन आते हो, इधर ऐसा बोलते हो, तुम शाम को चले जाओगे, कल ये जो लोग हैं ना, ये लोग ये हम लोगों की पिटाई करवाएंगे तुम्हारी वजह से।
तुम तो एक दिन आओगे और चले जाओगे, तुम जानते नहीं हो, तुमको पता नहीं है, तुम दिल्ली में रहते हो, इधर तुम लोगों को पता नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, लोगों को अगर जागृत किया जाए तो ये जो हालात है, ये हालात हर जगह पैदा किए जा सकते हैं। और अभी आने वाले समय में बहुत सारी बातें जो है आपको जानने की, समझने की और जागृत होने की, मगर मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का हाथ है, ये बात मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि पूना का जो हिमायत बेग का, जर्मन बेकरी कांड का जो मामला है, खेतान के द्वारा उसका पर्दाफाश कर दिया गया और रमेश राक्षे जो हमारे स्टेट लेवल के पदाधिकारी है, उनके पास में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और ये पुलिस इंस्पेक्टर का रिकॉर्डिंग किया हमने। पुलिस इंस्पेक्टर ये दूसरों का करते रहते, ये भी साली इतिहास में पहली बार हो गया होगा कि इंस्पेक्टर का किसी ने रिकॉर्डिंग किया, वो एलानिया कह रहे। तो क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम में लगे हुए हैं, डर उन लोगों को होता है जो गलत काम में लगे होते। हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, अंदर से हमारा कॉन्शियस साफ है, तो हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जो बात आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे पास सबूत है कि हिमायत बेग जो है इनोसेंट है, और उसको इनोसेंट साबित करने के लिए प्राचा जी के साथ में हम भी जॉइंटली लड़ाई लड़ेंगे, देश भर में लड़ेंगे। इसके अलावा हिमायत बेग का जो केस है, उस पर सारे देश भर में राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा अभियान मैं अगले साल से शुरू कर रहा हूं, जिस पर राष्ट्रीय स्तर का 365 दिन का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाएगा। ये एक ऐसा केस है जिससे इस देश का जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उसको पूरी तरह से नंगा किया जा सकता है। इसलिए मैं ये अभियान भी चलाने वाला हूं। ब्राह्मणवादी लोगों का क्या कहना है, उन्होंने, इंस्पेक्टर ने हमारे रमेश राक्षे के घर में जाकर कहा ये जो सीडी है खेतान वाली, ये शेड्यूल कास्ट में और बैकवर्ड क्लास में मत बांटो, मुसलमानों में बांटो। क्यों मुसलमान क्यों? नहीं, वो अगर मान लो उनके अंदर बांटते हैं, उनके अंदर डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा, चुप रहेंगे, अब बांटो, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। शेड्यूल कास्ट में और बैकवर्ड क्लास में मत बांटो। इसका क्या मतलब है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों को इस देश के जुडिशियरी का भी मिसयूज किया जा रहा है। इसका दस्तावेजी प्रमाण शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। और अगर ये जागृत होते हैं तो ये जो आतंकवाद की घटनाएं घटित करवाई जा रही है, ये एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए करवाई जा रही है, ये मालूम हो जाएगा, इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है, मालूम हो जाएगा एससी एसटी ओबीसी को, ये ना हो। इसलिए मुसलमानों में बांटो, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, एससी एसटी ओबी में मत बांटो, ऐसा इंस्पेक्टर ने रमेश राक्षे को कहा। जब इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा कि एससी एसटी ओबीसी को यह जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, तो मैंने कहा इसको ही सब्जेक्ट बनाता हूं, इसको राष्ट्रीय स्तर का, ये जो है, एक तो राष्ट्रीय अधिवेशन में इसी को सब्जेक्ट बनाता हूं। जिसको तुम हाइड करना चाहते हो, जिसको तुम छुपाना चाहते हो, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं। तुम हाइड करो, मैं हाईलाइट करूंगा। तो इसलिए इसको सब्जेक्ट बनाया। ये सब्जेक्ट में बनाने वाला नहीं था, इस इंस्पेक्टर की वजह से इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया कि तुम हमारे लोगों तक ये बात, ये जानकारी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, तो मैं इसको हर हालत में, हर स्थिति में इसको पहुंचाकर रहूंगा। साथियों, अगले साल इसका राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जाएगा, और चूंकि ये मामला न्याय की दृष्टि से, कोई मुसलमान होने के पहले जन्म के आधार पर मुसलमान पैदा नहीं होता, इंसान पैदा होता है। तो दुनिया में इंसान के साथ न्याय होना चाहिए। इंसान चाहे कोई भी हो, और किसी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो संविधान में सिद्धांत लिखा हुआ है
हम उसके कायल हैं, हम उसके समर्थक हैं। और इसलिए इसके बारे में सारे देश भर में जागरण करना, अभियान चलाना बहुत जरूरी। मैं गुजरात गया था, कच्छ में, हमारे मुफ्ती साहब भी हमारे कार्यक्रम में थे। तो वहां के ब्राह्मणों ने 20-25 ब्राह्मणों ने मेरे खिलाफ में कंप्लेंट लिख कर दिया। वो आरएसएस के लोग थे। कंप्लेंट लिख कर दिया जिलाधिकारी को, पुलिस वालों को, कि वामन मेश्राम को इस इलाके में बोलने ना दिया जाए, बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। मेरे खिलाफ में उन्होंने कंप्लेंट किया। तो हम लोगों ने उनके बीच में एक आदमी रख दिया था, क्योंकि हम लोग भी सीख रहे ब्राह्मणों से। ब्राह्मण लोगों से, मैं ब्राह्मणों को इसके बारे में गुरु मानता हूं। हाँ, मानना चाहिए। जो भी अच्छी चीजें हैं हर जगह से सीखना चाहिए। आदमी को पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। हमने उनके अंदर एक आदमी रख दिया, तो उनके हाँ में हाँ मिलाने वाला था हमारा आदमी। वो भी जानते थे कि ये आदमी शेड्यूल कास्ट का है, मगर उनके बातों से सहमत है। हमने कहा उसका समर्थन करो, वामन मेश्राम गलत है, गलत है, गलत है कहो, तो वो तुम्हारे साथ बात करेंगे, कॉन्फिडेंस में बात करेंगे। तो उसका क्या कहना था? अरे भाई, बाबा साहब आंबेडकर का जन्मदिन मनाओ ना, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। चंदा लो हमसे। ब्राह्मण क्या कहते, देखो बहुत खास बात समझा रहा हूं। वो क्या कहते, बाबा साहब का आंबेडकर का जन्मदिन मनाना, चंदा लो, पैसा लो, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर आप लोग ओबीसी के लोगों को जगा रहे हो, ओबीसी के लोगों को जगा रहे। अगर ओबीसी के लोग जाग गए और उन्होंने हमको जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक के संस्कारों में बुलाना बंद कर दिया, तो हमारी रोटी रोजी का क्या होगा? हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, मामला सब सदा हो जाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, हम दरिद्री हो जाएंगे। ऐसा मत करो। शेड्यूल कास्ट का संगठन बनाओ, बाबा साहब का जन्मदिन बनाओ, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं दो किस्से, एक तो रमेश शास्त्री के रेफरेंस में आपको बता रहा हूं, और दूसरा ये किस्सा बता रहा हूं। ये बातें बहुत अहम हैं। माइक, इससे ब्राह्मणों के माइंड को जानने की और समझने की जरूरत पूरी होती है। ये बात उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास की मत जगाओ। तो मैंने तो 2009 से ओबीसी की जाति आधारित गिनती का अभियान चलाया हुआ है, और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है उसको मैं हिमायत बेग के साथ क्लब करके चलाऊंगा। ये दावपेज वाला मामला है, समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। जो लोग दावपेज हमारे साथ खेलते हैं उनके साथ सीधे तरीके से खेल खेलना ये गलत तरीका है। जो हमारे साथ दावपेज तरते हैं उनके साथ भी हमारे लोगों, हमको भी दावपेज से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई है। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है उस लड़ाई को ना शुरू किया जा सकता है न जीता जा सकता है। अगर हमको जीतना है तो जीतने के लिए लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ना होगा और इसके हुनर को सीखना होगा। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस बात को मैं नहीं मानता कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का हाथ है। ये प्रचार के लोग कर रहे हैं, हिमायत बेग का भी हाथ नहीं है। बल्कि मैं आप लोगों को सबूत के तौर पर कुछ बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, इतने सारे दस्तावेजी एविडेंस जो है नाम के साथ मेरे पास में, इनके सबूत है। आरएसएस के लोगों ने 17 जगह पर बम ब्लास्ट करवाया, 17 जगह पर बम ब्लास्ट करवाया, और इसमें आरएसएस के लोगों को पकड़ा गया, नाम के साथ में लोगों को अरेस्ट किया गया। और इतने सारे नाम के साथ दस्तावेजी सबूत हमारे पास में। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में। असीमानंद का, जिन्होंने ये किया था, 21 जगह हमने बम ब्लास्ट किया, उसका कन्फेशन लेटर भी मेरे पास में। और अभी पटना में और गया में जो बम ब्लास्ट करवाया गया, वो बम ब्लास्ट में आरएसएस के ही लोग शामिल है, फोटोग्राफ के साथ में मेरे पास एविडेंस है। ये दूसरे एविडेंस है, ये 4 एविडेंस है, फोटोग्राफ के साथ में एविडेंस है। और इनके नाम है गोपाल, पवन कुमार, विकास, गणेश, सारे आरएसएस के लोग हैं।
और ये लोग जो है आईएसआई से पैसा लेते हैं, पैसा आईएसआई से लेते हैं और बम ब्लास्ट करवाते हैं और अखबार में इंडियन मुजाहिदीन का नाम आता है। ये देखिए फोटोग्राफ के साथ में, ये फोटोग्राफ के साथ में है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे केसेस है। पटना का भी है और गया का विशेष रेफरेंस है कि गया बुद्धिस्ट सेंटर है। अगर वहां बताया जाए कि मुसलमानों ने अटैक किया तो भारत में हिंदू मुसलमान के साथ साथ मुसलमान और बुद्धिस्ट का भी मामला चल रहा है, उसको भी इसमें शामिल करवाया जाए, ये बात योजना बनाकर की जा रही है। ये बात जब ये घटना घटित हुई और ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो मैंने तुरंत लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश की कि ये निश्चित रूप से योजना बनाकर किया जा रहा है। तो ये बात लोगों के नाम जो है तुरंत सामने आ गए। इवन गया में जिन लोगों को पकड़ा गया उसमें लोगों के नाम के साथ में ये बातें सामने आई है। और इसमें जो नाम आया है गया के, इसमें शायद अरूप ब्रह्मचारी, ये भी ब्राह्मण आदमी है, हा? बंगाली ब्राह्मण है, जैसे असीमानंद था। तो इस तरह से ये सारे एविडेंसेस है और ये सारे एविडेंसेस हमारे पास में दस्तावेजी रखे हुए हैं। ये सारे एविडेंस इस बात को सिद्ध करते हैं कि आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो करवाई जा रही है और ये करवाने का काम इस देश का शासक वर्ग ब्राह्मण कर रहा है। आतंकवाद शासक वर्ग के मदद के बगैर हो नहीं सकता, ऐसा इंटरनेशनल रिसर्च है। इंटरनेशनल रिसर्च ये है कि जब तक शासक वर्ग उसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि आरडीएक्स का मटेरियल चाहिए, वो केवल सरकार के पास होता है। अगर हाई कोर्ट में बचाना है तो सरकार बचा सकती है, अगर पुलिस से अरेस्ट नहीं करवाना है तो सरकार कर सकती है, अगर झूठे एविडेंसेस क्रिएट करने हैं तो सरकार कर सकती है, अगर लोगों को जो इनोसेंट है उसको पकड़कर जबरदस्ती पिटवा कर कोर्ट में उसके हाथ से लिखा हुआ कन्फेशन लेटर सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और सबूत के तौर पर इसके अलावा कोई सबूत नहीं है, केवल कन्फेशन है। भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि जिसके खिलाफ आरोप है उसको गवाह नहीं बनाया जा सकता, उसके खिलाफ प्रजा साहब है चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल 13 में शायद ये प्रोविजन है कि किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ आरोप है उसी को उसके खिलाफ में गवाह नहीं बनाया जा सकता। ये नेचुरल जस्टिस जो है उसके खिलाफ है, ये राइट टू लिव के भी खिलाफ है, ये उसके मौलिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके भी खिलाफ है। तो ये सारा का सारा संविधान के विरोध में, सारा कानून के विरोध में, लॉ ऑफ द लैंड के विरोध में सारा काम चल रहा है। और ये करने वाले जो लोग हैं शासक वर्ग ब्राह्मण है। तो मैं आप लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों के सामने सवाल पूछकर एक मां जानकारी देना चाहता हूं कि ब्राह्मण जिसके हाथ में पॉलिटिकल पावर है, जिसके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसके हाथ में जुडिशियल पावर है, जिसके हाथ में मीडिया का पावर है, लोकतंत्र के सारे पावर उनके नियंत्रण में है, मिलिट्री उनके नियंत्रण में है, गवर्नर उनके नियंत्रण में है, सेक्रेटरीट उनके नियंत्रण में है, एजुकेशन उनके नियंत्रण में है, डिपार्टमेंटल हेड उनके नियंत्रण में है, सारी पावर उनके नियंत्रण में है। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है, फिर ब्राह्मण भारत में आतंकवाद की घटनाओं को क्यों घटित करवा रहा है? यह है सबसे बड़ा सवाल। जब सारी की सारी सत्ताएं उनके नियंत्रण में, सब कुछ उनके नियंत्रण में अगर है, तो आखिरकार ब्राह्मण ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम क्यों कर रहा है? यह लीडिंग क्वेश्चन है और इसका जवाब दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम लोगों को बात समझ में आएगी। ब्राह्मण जब आतंकवाद की घटनाओं को घटित करवाता है तो इतना ही नहीं करता है, वो आतंकवाद की घटनाओं को घटित करवाता है, फिर उसके बाद में प्रोपेगेंडा शुरू करता है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। केवल मुजाहिदीन का हाथ नहीं है, बल्कि इंडियन मुजाहिदीन का। इंडियन मुजाहिदीन का मतलब है
भारत के मुसलमान का हाथ है। अगर केवल मुजाहिदीन कहो तो भारत का मुसलमान ऐसा शब्द प्रयोग उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कॉन्शियसली कॉइन किया गया शब्द है इंडियन मुजाहिदीन। अगर भारत का मुसलमान ये आतंकवाद की घटना घटित करवा रहा है तो भारत के एससी एसटी ओबीसी के ऊपर प्रतिक्रिया निर्माण करने का इसके पीछे षड्यंत्र है। ये जैसे ही ये खबर छपकर आती है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है तो एससी एसटी ओबीसी का आदमी टीवी पर देख रहा है, एससी एसटी ओबीसी का आदमी अखबार में पढ़ रहा है, और जैसे ही पढ़ता है इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है तो एससी एसटी ओबीसी के दिमाग पर प्रतिक्रिया होती है कि इसमें मुसलमान शामिल है। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पता चलता है कि इसमें मुसलमान शामिल है, उसकी पहली स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया वो मुस्लिम विरोधी हो जाता है। और जितना ज्यादा मुस्लिम विरोधी हो जाता है उतना ज्यादा हिंदू हो जाता है। जितना ज्यादा हिंदू हो जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा आरएसएस और संघ परिवार की तरफ स्लिप हो जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ब्राह्मण जिस तरह से, मान लो उदाहरण, इस्लाम मसावत को मानता है, समानता को मानता है, तो इस्लाम का प्रचार करके नॉन मुस्लिम को मुसलमान बनाया जा सकता है, बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मसावत एक सिद्धांत है और यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। मसावत का मतलब है इक्वलिटी। तो कोई भी मुसलमान इस बात का प्रचार करके कि इस्लाम में मसावत है, इक्वलिटी है, और इस वजह से प्रचार करके वो कह सकता है नॉन मुस्लिम को कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपको बराबरी का अधिकार मिलेगा। ब्राह्मण धर्म में प्रचार करके किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। ब्राह्मण धर्म में किसी को अगर हिंदू के टर्म के आधार पर बताया जाए तो हिंदू नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ब्राह्मण धर्म गैर बराबरी पर खड़ा है, जातिवाद पर खड़ा है, ऊंच नीच पर खड़ा है, अस्पृश्यता के भेदभाव पर खड़ा है, पवित्र अपवित्रता पर खड़ा हुआ है, आदिवासी के सेग्रीगेशन पर खड़ा है और स्त्री दासता पर खड़ा है। इसलिए ब्राह्मण प्रचार करके किसी को भी हिंदू नहीं बना सकता। वो ये नहीं कह सकता हाँ भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों, शेड्यूल ट्राइब के लोगों, ओबीसी के लोगों आ जाओ। बोलेगा क्यों? नहीं, हम अंदर, आप अंदर आएंगे तो आपको नीच बनाएंगे ना, हम आपको हम नीच बनाएंगे। अब बाहर हैं तो हम आपको 2 लात मारते, अंदर आएंगे तो 4 लात मारेंगे। ऐसा कहने से कोई आदमी हिंदू बन सकता है? क्योंकि उनके पास यह सिद्धांत है, बराबरी का सिद्धांत तो है नहीं। इसलिए ब्राह्मण धर्म जो है ये ओरिजिनल नाम है हिंदू का। हिंदू शब्द जो है ये मैंने बता दिया है कि ये हिंदू जो शब्द है ये संस्कृत का नहीं है, हिंदी का नहीं है, ये पर्शियन या दूसरी भाषा का शब्द है और संस्कृत में ये शब्द कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये धर्म जो है ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, ये वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म है, श्रुति धर्म है, स्मृति धर्म है, और ये गैर बराबरी पर खड़ा है। इसलिए प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता जैसा मुसलमानों को बनाया जा सकता। फिर ब्राह्मण 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण 3.5% वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता, नगर पालिका का कारपोरेटर नहीं बन सकता, महानगर पालिका का कारपोरेटर नहीं बन सकता, पंचायत और जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। तो देश की पंचायत का एमपी कैसे बनेगा? और देश की पंचायत का एमपी नहीं बनेगा और एमपीओ का बहुमत नहीं होगा तो पीएम कहां से बनेगा? और अगर पीएम नहीं बनेगा तो देश की सत्ता पर नियंत्रण कैसे करेगा? और देश की सत्ता पर नियंत्रण नहीं हुआ तो फिर देश के अंदर जो वर्चस्व ब्राह्मणों का निर्माण करना है वो कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण प्रचार करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, दूसरा ब्राह्मण पैदा करके भी संख्या नहीं बढ़ा सकता, वो तो हम लोग माहिर है। हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग 2, 4, 5, 7, 14, लालू जी का 14 था। तो हम लोग जो है पैदा करने में पीछे नहीं है।
तो ब्राह्मण 2 में 1, मां बाप बेटा 1, बेटी 1, बराबर है। हमारे पूना में रमेश पूछ रहा है, आपको सही सही बात बता रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो 2 होते हैं, 1 पैदा करते हैं। तो पैदा करके भी संख्या नहीं बढ़ा सकते, प्रचार करके भी संख्या नहीं बढ़ा सकते, तो उनके सामने एकमात्र विकल्प यह है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके उनको हिंदू बनाया जाए। आतंकवाद की जो घटना होती है वो इतनी भयंकर होती है, उसमें 10, 20, 25, 50, 100, 200, ये जो 26/11 का 2008 में पाकिस्तान से आए हुए लोगों का ऐसा वो बताते हैं, इस पर भी मुझे यकीन नहीं है। तो उसमें 250 लोग तो रेलवे स्टेशन पर मारे गए। 250 लोग रेलवे स्टेशन पर मारे जाते हैं तो वो सारा टीवी पर दिखाते हैं। जब सारा का सारा टीवी पर दिखाया जाता है तो आप समझो कि इसकी राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया होती है, सारे लोगों को दिखाया जाता है। और राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया जब होती है तो राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया होने से एससी एसटी ओबीसी के लोग राष्ट्रव्यापी मुसलमानों के विरोध में हो जाते हैं। जब वो राष्ट्रव्यापी मुसलमानों के विरोध में हो जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उनको हिंदू बनाने के लिए आतंकवाद की इस घटनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाया जा सके। जब कोई हिंदू बनता है तो ब्राह्मण उसका नेता होता है, और हिंदू होने से ब्राह्मण को राजनीति में फायदा होता है, चुनाव में फायदा होता है। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का आतंकवाद आज के तारीख का बहुत बड़ा हथकंडा है, और सारी सत्ता उनके नियंत्रण में है। फिर भी आतंकवाद की घटना वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को निरंतर बहुसंख्य बनाए रखना जरूरी है। यदि पहले कर लिया और बाद में शांति बनाए रखी तो शांति में जो हिंदू होता है एससी एसटी ओबीसी, वो फिर ही एससी एसटी ओबीसी हो जाता है। और जैसे ही फसाद होता है, जैसे ही विरोध में प्रतिक्रिया होती है, तब ही हिंदू होता है, अन्यथा हिंदू होता नहीं है। तो ये अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का राजनीतिक हथकंडा है, और जब वो बहुसंख्य बन जाते हैं तो ब्राह्मण हिंदुओं के नेता हो जाते हैं। जब वो हिंदुओं के नेता हो जाते हैं तो इस तरह से अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाते हैं। जब वो बहुसंख्य हो जाते हैं तो वो चुनाव में अपने पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। एक खेल अगर अकेली कांग्रेस खेलना चाहती है तो कामयाब नहीं हो सकती है, अकेली आरएसएस या बीजेपी खेलना चाहती है तो कामयाब नहीं हो सकती है। जब तक ये खेल मिलजुल कर नहीं खेलते हैं तब तक ये खेल होना संभव नहीं है। इसलिए साथियों कि 15% मुसलमान ब्राह्मणों को वर्चस्व को खत्म नहीं कर सकते, 75% एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर सकते हैं, तो उनको जागृत ना होने देना। यदि आतंकवाद की घटना घटित होती है तो सारे देश के एससी एसटी ओबीसी का अटेंशन आतंकवाद पर डाइवर्ट होता है। उनकी जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक समस्याएं हैं वो भूल जाते हैं और उनका ध्यान केवल मुसलमानों की तरफ केंद्रित हो जाता है। मुसलमानों के विरोध में उनका ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है। सारा का 100% मीडिया उस काम में लग जाता है। इससे क्या होता है, उनकी सामाजिक जागृति समाप्त होती है और उनकी धार्मिक जागृति निर्माण होती है। तो आतंकवाद की घटना सामाजिक जागृति समाप्त करने के लिए, क्योंकि सामाजिक जागृति से लालू पैदा होता है, सामाजिक जागृति से मुलायम पैदा होता है, सामाजिक जागृति से शिबू सोरेन पैदा होता है, सामाजिक जागृति से काशीराम पैदा होता है या मायावती पैदा होती है, वामन मेश्राम भी होता है। सामाजिक जागृति से, धार्मिक जागृति से ऐसे लोग पैदा नहीं होते। धार्मिक जागृति से तो हिंदू हो जाएगा,
धार्मिक जागृति से ब्राह्मण उसका नेता होगा, एससी एसटी ओबीसी का नेता एससी एसटी ओबीसी नहीं होगा। जब धार्मिक जागृति होती है और हिंदू होता है तो ब्राह्मण ही उसका नेता होता है। अगर एससी के नाम पर संगठन बनाया जाए, एसटी के नाम पर संगठन बनाया जाए, ओबीसी के नाम पर संगठन बनाया जाए, ब्राह्मण सदस्य भी नहीं हो सकता, नेता कहां से होगा? ब्राह्मण सदस्य भी नहीं बन सकता तो नेता कहां से होगा? और अगर नेता नहीं होगा तो इस्तेमाल कैसे करेगा? नेता होगा तब तो इस्तेमाल करेगा, नेता ही नहीं हो सकेगा तो इस्तेमाल कैसे कर सकेगा? मैं ये नेता होने का सिद्धांत इस्तेमाल करने के लिए इसको उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहता हूं। सारे देश भर में मैं बार बार ये बोलते रहता हूं कि एक बार मुर्गियों का सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन करने वाले लोग कौन थे? आदमी। उन्होंने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया, आदमी लोगों ने, जो मुर्गियों को काटकर खाते थे, उन्होंने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया और उन्होंने मुर्गियों को कहा, भाई देखो ऐसा है, इस सम्मेलन में आपको एक प्रस्ताव पारित करना है। तो मुर्गियों ने पूछा कौन सा? कि प्रस्ताव यह पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना है, ये आपको प्रस्ताव में निर्णय आपको करना है। पूरी आजादी है, 100% आजादी है। अमेरिकन मसाला बोलो, गरम मसाला बोलो, यूरोपियन मसाला बोलो, ठंडा मसाला बोलो, साधारण मसाला बोलो, महंगा से महंगा मसाला बोलो, पूरी आजादी है कि आपको कौन से मसाले में तलना है, ये निर्णय का पूरा अधिकार आपको है। मुर्गियों के कुछ नेता होशियार थे, वो आपस में उन्होंने सलाह मशवरा किया। कैसा है कि काटकर खाने वाले जो लोग हैं उनके साथ डेलीगेशन लेकर जाते हैं। गए, जब गए तो उन्होंने कहा, मुर्गियों के नेताओं ने काटकर खाने वाले लोगों को कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? मुर्गियों के नेताओं ने डेलीगेशन में कहा काटकर खाने वालों को कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? तो काटकर खाने वाले लोगों ने उनको कहा, नहीं, ये फैसला तो पहले ही हो चुका है, ये फैसला जो है ये तो पहले हो चुका है। तो एससी एसटी ओबीसी का नेता अगर ब्राह्मण होगा तो फैसला तो पहले हो चुका है। हम लोगों को काटकर खाने का, हम लोगों को इस्तेमाल करने का फैसला तो पहले हो चुका है। ये निर्णय करने का अधिकार तो हमारे पास नहीं है। अगर ब्राह्मण नेता होगा तो हमारे विरोध में फैसला करेगा। अगर हम नेतृत्व करेंगे तो हमारे भविष्य का फैसला हम खुद कर सकते हैं। तो हिंदू बनाने से नेतृत्व ब्राह्मणों के नियंत्रण में जाता है और उनको फैसला करने का अधिकार होता है। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि आतंकवाद की घटनाएं मुसलमानों के विरोध की साजिश का हिस्सा नहीं है। मैं मुसलमानों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे सिद्धांत पर बहुत गंभीरता से विचार करो। यह मामला मुसलमानों के विरोध के षड्यंत्र का नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों के अंदर सामाजिक जागृति को रोकने का और धार्मिक जागृति निर्माण करके उनको हिंदू बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान है जो राष्ट्रद्रोही नेचर का है। और इस तरह से ये हम लोगों के खिलाफ ब्राह्मणों के द्वारा भयंकर षड्यंत्र है। हां, ऐसा करते वक्त मुसलमानों के विरोध में वो लोग कार्रवाई करते हैं, टॉर्चरिंग करते हैं। मुसलमानों को ये सारी चीजें जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये बात सही है। इससे मुसलमानों को लगता है कि ये समस्या उनकी है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, ये समस्या मुसलमानों की नहीं है, आप लोगों के इस्तेमाल की समस्या है, आप लोगों के गुलाम बनाने की समस्या है, आप लोगों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने की समस्या है, आप लोगों को दीर्घकाल तक दबाए रखने की समस्या है। इसको समझना है। इस पर मैं चर्चा क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, ये जो आतंकवाद है इसकी वजह से हमारा भविष्य केवल अंधेरा है।
इस आतंकवाद की वजह से हमारा भविष्य केवल अंधेरे में। इस बात को समझना होगा और अकॉर्डिंगली हम लोगों को सोचना होगा, विचार करना होगा, जागृत करना होगा SC ST OBC के लोगों को, और अकॉर्डिंगली संगठन बनाना होगा और अकॉर्डिंगली कार्रवाई करनी होगी। आने वाले समय में हम लोगों को राष्ट्रव्यापी नेशनल एक्शन, क्योंकि ये केवल जागृति का मामला नहीं है, आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत मेजर एक्शन प्लान हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। ये बात भी साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ जिसको ये कहा जा सकता है, इसको समझने के लिए, इसको बताने के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण बात है। मुस्लिम्स जो दानिश्वर लोग हैं उनके विचार के लिए मुद्दा मैं रखना चाहता हूं। जो स्वाभिमानी होते हैं, क्या मुसलमान मुर्दा कौम है? मैं नहीं मानता। मुसलमानों में भी नौजवान लोग हैं और नौजवानों में गुस्सा आने की भावना हो सकती है या प्रतिकार करने की भावना हो सकती है। जब किसी को दबाया जाता है और बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो कुछ लोग जो हैं इस दबाव को बर्दाश्त करते हैं और कुछ लोग इसका प्रतिकार करते हैं। ये सारी दुनिया में होता है। अगर प्रतिकार करने के लिए जो लोग दबाव बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और प्रतिकार करना चाहते हैं, तो प्रतिक्रिया में अगर मुसलमानों के कुछ नौजवान बदला लेने की भावना से यदि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो अपने आत्मरक्षा के लिए और अपने भोग पर होने वाले अन्याय का बदला लेने के लिए अगर कोई मजलूम, अगर कोई दबाया हुआ, सताया हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई औरत जिस पर कोई आदमी बलात्कार कर रहा है और उस औरत के पास जो भी हथियार उपलब्ध होता है, उस हथियार से बलात्कार करने वाले के सर पर अगर वो हमला कर दे और उसमें हत्या हो जाए, तो कानून की नजर में वो इरादतन हत्या का केस नहीं बनता है। पर्चा साहब बराबर है? मैं वकील नहीं हूं और कुछ बातें तो थोड़ा बहुत जानता ही हूं। हाँ, तो उसमें उसको इसके बारे में कंसेशन भी उपलब्ध है कानून में। तो अगर मुसलमानों को इतने भयंकर रूप में दबाया जा रहा है और कुछ नौजवान रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में, अगर अपने डिफेंस में अगर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, इसका मेरे पास सबूत है। मगर प्रतिक्रिया में अगर कोई नौजवान ऐसा कर रहा है, मैं उसको जायज मानता हूं। बहुत खास बात बता रहा हूं। कल मैंने मदनी साहब ने एक बताया था कि वो लोग आपके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तो आपको नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाना चाहिए। तो उनके बैठने के बाद मैंने उनको कहा कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मैंने थोड़ा पढ़ा कि किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, मगर दिल दुखाने वाली बात कहने के लिए मजलूम को इजाजत है। हुसैन साहब बराबर है? मजलूम को इजाजत है। ये मैंने ये इतनी, क्योंकि अगर मजलूम को दबाया जा रहा है और इस्लाम कहे कि इजाजत फिर भी नहीं है, मुझे नहीं लगता इस्लाम जो है इस बात का समर्थन कर सकता है। मगर ये रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि मजलूम को अगर दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो उसको निश्चित रूप से दूसरे लोग जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसके विरोध में उसको भी तकलीफ देने वाली बातों को कहने का इजाजत है। उसे जायज माना जा सकता है क्योंकि उसको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इस हिसाब से ये बात कही जा सकती है। तो मैं इस सिद्धांत को मानता हूं। मुझे तो मालूम नहीं था कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। मैं तो पहले से इस सिद्धांत को मानता हूं कि यदि हम SC ST OBC के लोगों को हजारों साल से ब्राह्मण दबा रहे हैं, तो उसके विरोध में कैंपेन चलाने का, उसके विरोध में बोलने का हमारा अधिकार है। और संविधान कहता है कि अन्याय के विरोध में प्रतिकार करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। परजा जी बराबर है कि नहीं?
ये मौलिक अधिकार संविधान में, जो कुरान में है वो संविधान में है कि अन्याय का प्रतिकार करने का, शोषण का प्रतिकार करने का जो अधिकार है वो सामान्य अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। मैं तो ये जानता हूं और इसलिए उस अधिकार का हम लोग उपयोग करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान में लिखा हुआ है और इसी के तहत मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नौजवान, इतने भयंकर रूप से मुसलमानों को दबाने का काम किया जा रहा है और उनको वंचित और शोषित बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करने का अधिकार प्रतिक्रिया में ऐसे नौजवानों को अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूं। मगर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि प्रतिक्रिया में मुस्लिम नौजवान ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास इस बात का जरूर सबूत है कि ब्राह्मणों के द्वारा सरकार की मदद से, शासन की मदद से, शासक वर्ग की मदद से एक काम किया जा रहा है। एक बात और कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूं। मुसलमानों का जो दानीश्वर है वो इस बात का प्रचार कर रहा है कि इस सारी बातों के लिए केवल मात्र आईबी के लोग जिम्मेदार है। मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता, मैं सीधी सीधे बात बोलता हूं। आईबी का डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है? मैं आपके विचार के लिए बोल रहा हूं। क्या आईबी का डायरेक्टर खुद ही अपना अपॉइंटमेंट करता है? क्या आईबी के डायरेक्टर की सैलरी क्या भारत के बजट से नहीं जाती है, जिसका फैसला भारत का शासक वर्ग, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो करते हैं? क्या आईबी के डिसीजन की वजह से ब्राह्मण जो भारत का शासक वर्ग है, क्या वो शासक वर्ग से वंचित हो गया? अगर आईबी के फैसलों से अल्पमत ब्राह्मणों को बहुमत बनाने का हौसला मिलता है, अल्पमत ब्राह्मणों को बहुमत में आने का अवसर उपलब्ध होता है, तो क्या आईबी वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री पॉलिटिकल पार्टी वाले बन रहे हैं? मुसलमानों के दानीश्वरों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा पुनर्चिंतन करें। मैं आग्रह नहीं करता हूं कि पूरी तरह से बदल दे, मगर इस पर पुनर्चिंतन करें, जरूर करें। और इसके बारे में मैं फिर बहस प्राइवेट में आप लोगों के साथ में सलाह मशवरा करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए मैं तैयार हूं। आपके पास अगर कोई और भी कोई जानकारी है तो वो जानने के लिए भी मैं तैयार हूं, समझने के लिए भी तैयार हूं। मगर मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं कि अगर कमांडर इन चीफ पॉलिटिकल लीडर अपॉइंट करते हैं तो आईबी एक छोटा अधिकारी है। मानता हूं उनके पास सीक्रेट बहुत सारी होती है, इवन मिनिस्टरों के सीक्रेट्स होते हैं, ये बात मैं मानता हूं। मगर आईबी के पास सीक्रेट होने के बावजूद भी अगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उसको हटा देती है, या एक जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी, एडमिरल भागवत जो ब्राह्मण था, अगर उसको हटा देता है तो उसको हट जाना पड़ता है। इतने बड़े फैसले पॉलिटिकल लीडर लेते हैं। आईबी से ज्यादा पोस्ट बड़ी है एडमिरल भागवत की। ऐसा हम लोगों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि आईबी के लोग जो कर रहे हैं उससे ब्राह्मण जो शासक वर्ग है उसको बेनिफिट हो रहा है। बहुत गहरी बात आप लोगों को बता रहा हूं। देखो उदाहरण के लिए बताता हूं, 26/11/2008 में जो बॉम्बे में पाकिस्तान के लोग आकर ऐसी घटना उन्होंने घटित करवाई, ऐसा जो बताया जाता है, 15 दिन पहले मुशर्रफ साहब ने ये रिकॉर्ड में लाया। 15 दिन पहले भारत सरकार को जानकारी थी। 15 दिन पहले ये जानकारी भारत सरकार को थी, मगर भारत सरकार ने वो जो लोग आ रहे थे उनको आने से नहीं रोका, उनको आने से नहीं रोका। आ गए, आने के बाद उन्होंने 200-400 लोगों को मार दिया। वो टीवी पर दिखाने का निर्णय आईबी ने नहीं किया, टीवी पर दिखाने का निर्णय पॉलिटिकल लीडर ने लिया। वो सारी घटनाओं को टीवी पर सारे देश भर में दिखा रहे थे, 72 घंटे या और कई घंटे दिखा रहे थे, सारे देश भर में प्रतिक्रिया निर्माण कर रहे थे। तो स्टेट में सरकार कांग्रेस की, सेंट्रल में सरकार कांग्रेस की। अगर ये काम विदेश में हुआ होता तो ऐसे सरकार चलाने वाले लोगों को विदेश के लोगों ने चुनाव में हरवा कर उनको सड़क पर घुमाने के लिए मजबूर करते,
क्या हुआ 2008 के बाद जब चुनाव हुआ तो 142 सीटें कांग्रेस की थी 2004 में, और 2008 के बाद अप्रैल महीने में 2009 के लोकसभा का चुनाव हुआ और 142 सीटें जो कांग्रेस की थी वो 207 हो गई। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं, फायदा हुआ। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपका सिद्धांत में मान लेता हूं कि आईबी ने सरकार को नहीं बताया और इसलिए सरकार ने नहीं रोका, तो सरकार का नुकसान होना चाहिए था। तो 142 सीटें थी कांग्रेस की, वो 207 हो गई। प्राची समझ रहे ना? ये मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं, तारीखों के साथ बोल रहा हूं। 26/11 कहां 2008 के बाद अप्रैल महीने में 5 महीने के बाद में चुनाव हुआ। चर्चिल ने वर्ल्ड वार अंग्रेजों को जितवाया और जब चुनाव हुआ अंग्रेजों ने चर्चिल को हरवाया। आपको दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं। सुमानी साहब, हमारे पास इतिहास है कि नहीं इस बात का? इस बात पर मैं मुस्लिम समाज के जो दानिश्वर लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईबी के लोग इनोसेंट लोग हैं। ये सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, ये सिद्धांत नहीं समझा रहा हूं मैं। आईबी एक इंस्ट्रूमेंटल, एक ऐसा हथियार है जो शासक वर्ग के अधीन है और शासक वर्ग उसका इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए उसकी सैलरी वगैरह वगैरह वगैरह, उसके खिलाफ में किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लेना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार उनके पास में है फिर भी ना लेना। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कंक्लूडिंग में कि मुस्लिम दानिश्वर लोग, जो लीडरशिप है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो इसके बारे में गंभीरता से सोचे। अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आने वाले समय में हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और सही तरीके के फैसले करेंगे, क्योंकि आईबी की जो थ्योरी है, मुझे लगता है कि ये थ्योरी भी कांग्रेस या ब्राह्मणों ने प्रचार में लाई हुई थ्योरी है ताकि शासक वर्ग ब्राह्मणों को बचाया जा सके। शासक वर्ग ब्राह्मणों को जब तक उनके पिछवाड़े पर लात मार के हटाया नहीं जाएगा, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसको ध्यान रखो।